Good morning students, welcome back to our YouTube channel. Friends, we are reading class 10 chapter number 1 history, the rise of nationalism in Europe. तो दोस्तों हमारे 10वीं क्लास के चैप्टर नंबर 1 में हम पढ़ रहे हैं कि राष्ट्रवाद की ये भावना यूरोप में कैसे स्प्रेड हुई और राष्ट्रवाद की वेव पूरे यूरोप में चलती है तो कुछ सालों में ही अलग अलग राष्ट्रों का निर्माण होने शुरू होते हैं। हमने सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन और उसके बाद नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जो किए गए रिफॉर्म्स थे और 1815 में उसकी वाटरलू में डिफीट के बाद ट्रीटी ऑफ वियना को पढ़ा, जिसमें मैटरनिक की लीडरशिप में, जो ऑस्ट्रियन किंग थे मैटरनिक, उनकी लीडरशिप में दोबारा से बर्बन डायनेस्टी को रीस्टोर कर दिया गया फ्रांस में। लेकिन हमने ये भी जान लिया कि 1789 से 1815 तक के इस टाइम पीरियड में फ्रांस के अंदर जो रिफॉर्मेशंस हुए, नेपोलियन के द्वारा जो रिफॉर्मेशंस किए गए या कन्वेंशनल गवर्नमेंट जो फ्रांस में इस्टेब्लिश हुई थी, उनके द्वारा जो इक्वलिटी या वोटिंग राइट्स की जो बातें हुई और मोनार्की को ख़त्म करके डेमोक्रेसी को जो इस्टेब्लिश किया गया, इससे नए आइडिया लिबर्टी, इक्वलिटी, ह्यूमन राइट्स, ये इस तरह के जो आइडियाज़ हैं पूरे यूरोप में फैलने लगे। हालांकि 1815 के बाद में जितने भी रिफॉर्मेशंस नेपोलियन ने किए थे उन सबको अंडू कर दिया गया, उनको सबको एबॉलिश कर दिया गया और दोबारा से मोनार्की सिस्टम को एस्टेब्लिश करके और दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश की, प्राचीन समय से चले आ रहे उसी सिस्टम को। लेकिन अब लोग इतने समझदार हो गए थे, एजुकेट हो गए थे और ये आइडिया सबके दिमागों में स्प्रेड हो गया था, ये एक नई थॉट लोगों के दिमाग में आ चुकी थी। अब क्या हुआ कि बहुत सारी सेंसरशिप लगाई गई। जो नई मोनार्की सिस्टम रीस्टोर हुई थी 1815 के बाद, उन्होंने बहुत कोशिश की कि दोबारा से इस तरह का कोई भी अपराइजिंग ना हो, कोई रिवॉल्यूशन ना हो जैसे फ्रांस में हो चुका है। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ दिस काइंड ऑफ सप्रेसिव गवर्नमेंट पॉलिसीज़, गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऑब्लिगेशन लगा दिए और सेंसर कर दिया मीडिया को और प्रिंटिंग्स को बैन कर दिया, बुक्स को बैन कर दिया, न्यूज़पेपर्स को बैन कर दिया। तो ऐसे में जो रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ वाले जो लोग थे या जो सोशल रिफॉर्मर्स थे, जैसे मैजिनी, इटली के एक सोशल रिफॉर्मर थे, पॉलिटिकल रिफॉर्मर थे जोसेफ मैजिनी, जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में कार्बोनारी करके एक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया था और वो बड़े सीक्रेट तरीके से दूसरी कंट्री में, वो एग्जाइल पे, उनको 24 साल की उम्र में उनको एग्जाइल को पर भेज दिया जाता है, लेकिन फिर भी वो सीक्रेटली क्या करते हैं, 2 ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं। जोसेफ मैजिनी एक तो यंग इटली और एक यंग यूरोप करके 2 ऑर्गेनाइजेशंस बनाते हैं और सीक्रेटली क्या करते हैं, नेशनलिज्म के इस आइडिया को स्प्रेड करते रहते हैं अपने पैम्फलेट्स के द्वारा, अपने राइटिंग्स के द्वारा, अपने आर्टिकल्स के द्वारा। तो दोस्तों ये जो पेंटर्स हैं, पोइट्स हैं या जो राइटर्स हैं, वो सीक्रेटली इस आइडिया को सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा, सोवियट्स के द्वारा पूरे वर्ल्ड में अभी भी अंडरग्राउंड जो है इसको ग्रो अप कर रहे हैं, राइज अप करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इसी दौरान यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाने से और सिटीज़ के अंदर एम्प्लॉयमेंट के लिए जो लोग रूरल एरिया से जो सिटीज़ में जो लोग आ रहे थे, उससे क्या हुआ था कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है शहरों में बढ़ती जा रही थी, जिससे जो कंडीशन ऑफ लेबर थी वो बहुत ही पुअर टू बैड टू वर्स होती जा रही थी। तो ऐसे में उनके एम्प्लॉयर्स थे, अब वो भी ये विचार करने लगे थे कि अगर प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना है तो लेबर्स की कंडीशन में सुधारना होगा। तो वो एक तरफ ये जो सेकंड जो एक नया जो ग्रुप, बिजनेस ग्रुप जो सोसाइटी में उभर के आ रही थी, वो लोग भी कहीं ना कहीं रिफॉर्मेशन चाहते थे। तो इस तरह के माहौल में क्या होता है, ये जो 15 साल का जो समय है, 1815 टू 1830 का जो समय है, ये यहाँ पे वैसे तो मोनार्की है सब जगह, लेकिन अंडरग्राउंड क्या हो रहा है, लोगों के विचारों में तब्दीली आ रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है और लोग एक बदलाव चाहते हैं। ऐसे में पूरा यूरोपियन सोसाइटी में 2 आइडियोलॉजी और 2 थॉट्स लोग क्रिएट होते हैं। एक जो कंजर्वेटिव आइडियाज़ के लोग थे, यानी जो प्राचीन मोनार्की सिस्टम में विश्वास करते थे और वो एकदम से तुरंत बदलाव समाज में नहीं चाहते थे। और लेकिन उस समय पे आज़ादी का मतलब क्या था, आज की आज़ादी के मीनिंग में और उस समय की आज़ादी के मीनिंग में थोड़ा डिफरेंस था। उस समय लिबर्टी का मतलब था कि जो बॉन्डेड लेबर्स थे उनको आज़ादी दिलाना और लेबर्स की वर्किंग कंडीशन को सुधारना और मोनार्की से, जो एब्सोल्यूटिक मोनार्की सिस्टम है, उससे लोगों को फ्री करना, उनको सफ्रेज राइट देना। इक्वलिटी का मतलब क्या था, सबको वोटिंग राइट देना। इस तरह के पहले के जो ये लिबर्टी और इक्वलिटी के जो टर्म्स थे, उनका मीनिंग बहुत ही छोटा होता था। लेकिन आज के अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो आज इन वर्ड्स के मीनिंग बहुत बड़े हो चुके हैं, बहुत वास्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों
इस दौरान 1815 से 1813 के बीच में जो ये इस तरह की पेट्रोटिक फीलिंग्स और नेशनलिस्टिक फीलिंग्स जो लोगों के द्वारा रोमांटिसिज्म के द्वारा, रोमांटिसिज्म क्या था, लोगों के सेंटिमेंट्स को, फीलिंग्स को पोइट्री के द्वारा या पेंटिंग्स के द्वारा लोगों के मन में फ्रेटर्निटी की फीलिंग उनके दिमाग में आए। 1830 में क्या हुआ कि दोबारा से फ्रांस के लोगों ने रिवॉल्यूशन कर दिया और इस समय के जो राजा थे बर्बन डायनेस्टी के, लुई फिलिप, उनको एब्डिकेट करना पड़ा, अपनी कुर्सी को छोड़ना पड़ा और यहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो जाती है। तो फिर इस तरह से 15 साल के बाद दोबारा से फ्रांस में जब इस तरह की एक रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी होती है तो ये मैसेज, ये वेव दोबारा से पूरी दुनिया में फैलती है और इसी तर्ज पर, इसी पैटर्न में बाकी एरियाज़ में भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस शुरू हो जाते हैं। तो इस पूरे 1830 से 1848 के बीच में बहुत सारे ऐसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस यूरोप में होते हैं। जैसे बेल्जियम जो पहले नीदरलैंड के अंडर में कंट्रोल में था, वो नीदरलैंड से अलग हो जाता है, क्योंकि बेल्जियम और नीदरलैंड अलग अलग एथनिसिटी के लोग रहते हैं, तो बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हो जाता है। इस तरह 1821 में ऑटोमन एम्पायर के किंगडम के अंदर आता था ग्रीस। अब लेकिन जो ग्रीक जो पॉपुलेशन थी वो क्रिश्चियन एथनिसिटी के लोग वहाँ रहते थे, जबकि ऑटोमन एम्पायर जो था वो मुस्लिम किंगडम थी। देखिए जो ग्रीस है वो क्रिश्चियनिटी का क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन माना जाता है, यानी कि ये माना जाता है कि ग्रीस से ही जो है क्रिश्चियनिटी का जन्म हुआ और यहीं से जो है सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई। तो इस तरह से लोगों के सेंटिमेंट जो है जुड़ जाते हैं और ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस से यूरोप के डिफरेंट पार्ट से लोग आके जुड़ जाते हैं। इनमें से आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक पोइट थे, उनका नाम था लॉर्ड बायरन। ये लॉर्ड बायरन जो अपनी पूरी जीवन की संपत्ति इकट्ठे करते जाते हैं और ग्रीक वॉर में लड़ने के लिए चले जाते हैं और वहीं पर जो है बीमारी से उनकी डेथ हो जाती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि लॉर्ड बायरन जैसे पोइट जो दुनिया के दूसरे कोने से भी गए फ्रांस की लड़ाई में, जो गए ग्रीस की लड़ाई में लड़ने के लिए। तो इस तरह से 1821 से लेके 1832 तक ये 10-11 साल के लंबे समय तक जो है ना वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होता है ग्रीस में। और फाइनली 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल में ग्रीस को इंडिपेंडेंट दर्जा दे दिया जाता है। तो बेल्जियम अलग हो गया, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हो गया ग्रीस में। इस तरह से पूरे यूरोप के अलग अलग एरियाज़ में हर लेवल पर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फैक्ट्री वर्कर्स अपनी कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इक्वलिटी की डिमांड हो रही है, राष्ट्रवाद की डिमांड हो रही है। तो इसलिए मोनार्की धीरे धीरे ख़त्म हो रही है और धीरे धीरे लोग जो है अपनी सेम कॉमन आइडेंटिटी, कॉमन हिस्ट्री होने के कारण, कॉमन कल्चर होने के कारण वो उनके बीच में एक फ्रेटर्निटी की फीलिंग जाग रही है। और ये फीलिंग जगाने का काम कौन कर रहा है? सिर्फ लड़ाइयों से ही नहीं, बैटल से ही नहीं, बल्कि कुछ राइटिंग मटेरियल की सहायता से या आप कहिए रोमांटिसिज्म की सहायता से लोगों की फीलिंग्स या सेंटिमेंट्स को, इमोशंस को जो है दोबारा से एनकरेज किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है। और पूरे यूरोप में अलग अलग एरियाज़ में और राष्ट्रों के निर्माण होने शुरू होते हैं। तो इस तरह जो है 18-19 सेंचुरी में ये बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं सोसाइटी में। न्यू मिडिल क्लास इमर्ज हो रही है, बिजनेसमैन, नई क्लास एक इमर्ज होकर सामने आ रही है, इवोल्व हो रही है। राष्ट्रवादी भावनाएं जो है एक लहर की तरह पूरे यूरोप में फैल रही हैं। रोमांटिसिज्म लोगों में देश के प्रति जो पैट्रियोटिक फीलिंग्स हैं उनको जगाने का काम किया जा रहा है। लोगों में आइडिया ऑफ ला पैट्रे और ली सिटियोज क्रिएट किया जा रहा है। ये ला पैट्रे क्या होता है? जैसे हम कहते हैं ना मातृभूमि, ऐसे ही फ्रांस के अंदर पितृभूमि को ला पैट्रे बोलते हैं। ला पैट्रे मीन्स द फादरलैंड और ला सिटीज मीन सिटीजनशिप। आज हम भारत के नागरिक हैं, हम कहते हैं भारत के नागरिक हैं, हम कहते हैं भारत हमारी मातृभूमि है। तो ये इस तरह के विचार जो आज हमारे मन में हैं, जो हमारे देश से जोड़ते हैं, राष्ट्रवाद से जोड़ते हैं, इसी तरह के विचार जो है, आइडियाज़ जो है वो फ्रांस में और यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, तो अब लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है? द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय द कंसेंट ऑफ सिटीजन्स। लोग क्या डिमांड कर रहे हैं? इक्वलिटी की डिमांड कर रहे हैं, बेटर कंडीशंस की डिमांड कर रहे हैं और रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। अब लोग बात कर रहे हैं कि ऐसी गवर्नमेंट होनी चाहिए जो लोगों की कंसेंट से जो है इलेक्ट की जाए, फॉर्म की जाए। तो दोस्तों आज की इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। थैंक यू।